आज का जो टॉपिक है वो है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स डायूरेटिक्स को समझने से पहले मैं आपको दो और अलग टर्म्स बताऊंगा। पहला है एक्वारेटिक्स। एक्वारेटिक्स ये वो केमिकल्स या दवाइयाँ होती है जो शरीर से या बॉडी से वाटर का लॉस करवा दे विदाउट इलेक्ट्रोलाइट्स, सिर्फ वाटर का लॉस करवा दे। ठीक है। दूसरी जो टर्म है वो है नेट्रीयूरेटिक्स। नेट्रीयूरेटिक्स ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस करवाते हैं विदाउट लूजिंग द वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस कराते हैं विदाउट लूजिंग द वाटर। लेकिन अब ये जो डायूरेटिक्स है ये वाटर और सॉल्ट दोनों को बॉडी से एक्सक्रीट करवाते हैं। ठीक है। तो ये क्या करने में काम आते हैं, जब जब बॉडी में वाटर या सॉल्ट दोनों का लेवल जो हाई हो जाता है तब तब हम कौन सी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, डायूरेटिक्स। तो आज हम यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स और उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स क्या करेंगे कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। लेकिन कहाँ इंक्रीज करेंगे, जैसे मैं पहले इसके कुछ एग्जांपल दे दूं आपको। इसके एग्जांपल मैनिटोल, ग्लिसरॉल, यूरिया और आइसोसोर्बाइड। हम जब इनको ब्लड में इंजेक्ट करेंगे तब क्या होगा, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है या इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, जो मान लेते हैं कि जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, ये एक सेल है। ठीक है। और ये पास से ब्लड वेसल जा रही है और इसमें हमने मैनिटोल ये सब या इसमें से कोई दे दिया तो होगा क्या, यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। राइट। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अब वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर। तो वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ जाने से क्या होगा, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, टोटल प्लाज्मा वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। अब आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि प्लाज्मा वॉल्यूम जब जब इंक्रीज होगा तब तब जीएफआर इंक्रीज होगी। अब जीएफआर इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो एक्सक्रीशन है फ्लूइड का वो भी इंक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करवाना था, वाटर और जो सॉल्ट्स हैं उनका हमें एक्सक्रीशन करवाना था। राइट। तो हमने क्या करा कि जो ब्लड वेसल्स है उनमें हमने एक मैनिटोल या ऐसा ऑस्मोटिक डायूरेटिक इंजेक्ट कर दिया जिससे ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया और उससे क्या हुआ, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन होने के बाद जीएफआर बढ़ा, जीएफआर बढ़ने के बाद जो एक्सक्रीशन है वो भी बढ़ा। ठीक है। अब हम कौन से केमिकल को एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स मान सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3-4 नाम बताए आपको कि पहला है मैनिटोल, ग्लिसरॉल, आइसोसोर्बाइड। लेकिन ऐसे कौन से केमिकल हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हो सकता है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो सबसे पहला तो इसका जो फीचर होना चाहिए कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को इफेक्ट करता हो। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करता हो। ये कौन से हो सकते हैं, जिनका मोलिकुलर वेट हाई हो। दूसरा है कि ये बॉडी में जाने के बाद कुछ रिएक्शन ना करे, जैसे नॉर्मली पैरासीटामोल या अदर दवाइयाँ हैं वो बॉडी में जाके कुछ रिएक्शन करती हैं, तो ये फार्मेकोलॉजिकली इनर्ट होनी चाहिए। फार्मेकोलॉजिकली इनर्ट होनी चाहिए कि कुछ साइड इफेक्ट या कुछ रिएक्शन ना करे। तीसरी बात कि ये नेफ्रॉन के मुंह पे जाके, नेफ्रॉन में जब जाएं तब ये फ्रीली फिल्टर्ड होनी चाहिए। अगर फ्रीली फिल्टर्ड नहीं हुए तो ये तो बॉडी में रह जाएंगे। ठीक है। तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और चौथा और लास्ट है कि इनको जो नेफ्रॉन है वो वापस रीअब्जॉर्ब नहीं करे, जो रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं होना चाहिए। तो क्या 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ये इंक्रीज़ करें, जो क्या होगा कि इनका जो मोलिकुलर वेट है वो ज़्यादा होना चाहिए। राइट। और ये फार्मेकोलॉजिकली इनर्ट होने चाहिए, ये फ्रीली फिल्टर्ड होने चाहिए और ये रीअब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए। अब इनके कहाँ यूज़ होते हैं, इनके हम थेरेपेटिक यूजेस देखते हैं कहाँ यूज़ होते हैं। तो इनका सबसे पहला थेरेपेटिक यूज है सेरिब्रल एडिमा में। जब सेरिब्रल जो सेरिब्रम है उसकी सेल्स में इडीमा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ये और मैनिटोल हम इंजेक्ट करते हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेरिब्रम में जाता है और वहाँ से जो इंट्रासेल्यूलर जो जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड होता है उसको ये लेके वहाँ से और किडनी की तरफ ले जाता है जहाँ से वो एक्सक्रीट हो जाता है। दूसरा जो इसका यूज है वो है अक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा। अक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा। तीसरा इसका यूज है इम्पेंडिंग रीनल फेलियर, मतलब एक प्रिडिक्टेबल रीनल फेलियर कि अगर फ्यूचर में रीनल फेलियर हो सकता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो रीनल पे लोड बढ़ता है उसको हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। राइट। अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हैं
कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि कहाँ ये यूज नहीं हो सकती। तो सबसे पहले पल्मोनरी ईडिमा, ये क्या करता है एक्चुअली ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, कि सारी बॉडी से जितना भी एक्सेसिव वाटर है उसको ये खींच के लेके आता है हार्ट की तरफ। फिर हार्ट कहाँ उसको पंप करता है, हार्ट उसको पंप करता है लंग्स में, जहाँ से वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ सिस्टम में जाता है और फिर किडनी में जाके एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन अगर मैंने कहा कि ऑलरेडी किसी पेशेंट के पल्मोनरी ईडिमा हो रखा है, तो मैंने कहा कि अगर किसी पेशेंट के लंग्स में पल्मोनरी ईडिमा हो रखा है तो उसके तो लंग्स में ऑलरेडी कंजेशन हो रखा है। तो जब लंग्स में ऑलरेडी कंजेशन हो रखा है तो हम उसके लंग्स में फ्लूइड बढ़ा के उस पर लोड थोड़ी पटकना चाहेंगे। दूसरा इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है अक्यूट रीनल फेलियर। जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्या करता है, रीनल पे जो एक्सक्रीशन होता है उसका रेट इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो अगर हमने अक्यूट रीनल फेलियर की जहाँ पे किडनी ऑलरेडी काम नहीं कर रही, अगर हमने उस पर लोड इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, किडनी की और दुर्दशा हो जाएगी। तीसरा है अक्यूट सेरिब्रल ब्लीडिंग, अक्यूट सेरिब्रल ब्लीडिंग, राइट। तो फिर हम दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है हमारे डायूरेटिक्स की, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। ये क्या करते हैं कि हमारी जो पीसीटी होती है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन में, उसका मैं एक सेल दिखा रहा हूँ आपको, टिपिकल सेल। तो ये एक प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल की सेल है, राइट। और ये इसके साइड इधर ये ल्यूमेन है और ये इधर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ से कुछ सोडियम के मॉलिक्यूल्स और कुछ हाइड्रोकार्बोनेट के जो मॉलिक्यूल्स है वो या जो बाइकार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स है वो फिल्टर्ड होकर आए होंगे। तो ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल क्या करती है, यहाँ से ये जो सोडियम है इसको अब्जॉर्ब करती है और इसके बदले में एक्सचेंज करती है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो क्या करा, इसने सोडियम को अंदर ले लिया और हाइड्रोजन को बाहर एक्सक्रीट कर दिया, राइट। तो ये हाइड्रोजन अब इसके साथ मिलके H2CO3 बनाएगा, राइट, H2CO3 बनाएगा और ये H2CO3 आगे टूट के H2O + CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये H2O और CO2 को बनाने के लिए H2CO3 से एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, पता है आपको। फिर ये H2O और CO2 क्या करते हैं, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होके, फ्रीली रीअब्जॉर्ब होके इस सेल के अंदर चले जाते हैं, राइट। फिर ये क्या करेंगे, ये H2CO3 बनाएंगे, राइट, किसकी मदद से, ऑब्वियसली कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से। फिर ये टूटेगा H प्लस HCO3-, और ये H+ जो हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से टूट रहा है, ये इस सोडियम के बदले में एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैंने इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनिबिट कर दिया तो क्या होगा, ये जो HCO3- है ये H2O + CO2 में कन्वर्ट नहीं होगा और ये हाइड्रोजन और ये जो H2O है और CO2 है ये अब्जॉर्ब नहीं होंगे, राइट। और फिर ये वापस HCO3 में कन्वर्ट नहीं होगा। अब HCO3 में कन्वर्ट नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि ये जो HCO3 वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा था ये HCO3 रीअब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनिबिट करके नेट का क्या करा कि एक जो सोडियम अंदर आ रहा था उसको आने से रोक दिया, राइट, और एक जो HCO3 अंदर आ रहा था उसको आने से रोक दिया। तो नेट हमने क्या लॉस करा, एक तो सोडियम मॉलिक्यूल का और एक HCO3- मॉलिक्यूल का, राइट। तो हमें पता है कि जो वाटर है वो सोडियम को फॉलो करते करते रीअब्जॉर्ब होता है। तो अगर हमने सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम कर दिया तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो इस कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं उनके नाम हैं एसिटाजोलामाइड, डाइक्लोरफिनामाइड, तीसरी है मिथाजोलामाइड। अब ये जो दवाइयाँ हैं इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती है कि क्या करती है कि ये ल्यूमिनल वॉल पे H+ के सिक्रेशन को डिक्रीज करती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था H+ के सिक्रेशन को डिक्रीज करती है। तो उससे क्या होगा कि जो H+ के बदले में जो सोडियम अब्जॉर्ब हो रहा था यहाँ पे ये वाला, ये नहीं हो पाएगा और एक सोडियम का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये H+ सिक्रेशन को डिक्रीज करती है, राइट। दूसरा काम ये क्या करती है कि ये एक्वियस जो ह्यूमर होता है उसके फॉर्मेशन को डिक्रीज करती है, एक्वियस ह्यूमर के फॉर्मेशन को डिक्रीज करती है। इसके थेरेप्यूटिक यूजेस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो मैंने इसकी एक निमोनिक बना रखी है गेम करके, G फॉर ग्लोकोमा, A फॉर एल्केलाइजेशन ऑफ यूरिन। भाई अगर HCO3 यूरिन में जा रहा है, HCO3 क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है HCO3- की। जब HCO3- यूरिन में जा रहा है तो
यूरिन का क्या होगा, एल्केलाइजेशन होगा। एम फॉर माउंटेन सिकनेस, ई फॉर एपिलेप्सी। तो इसके थेरेप्यूटिक यूजेस के लिए क्या है, GAME, जी फॉर ग्लोकोमा, ए फॉर एल्केलाइजेशन ऑफ यूरिन, एम फॉर माउंटेन सिकनेस और ई फॉर एपिलेप्सी, राइट। फिर उसके बाद में आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स। ऑब्वियसली पहली बात क्या है कि ये HCO3- का लॉस करवा रहा है, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दूसरा इसका जो सीवियर एडवर्स इफेक्ट है वो होता है बोन मेरो सप्रेशन, बोन मेरो सप्रेशन। तीसरा जो इसका साइड इफेक्ट होता है वो होता है हाइपोकेलेमिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। उसके बाद में हम बात करेंगे लूप डायूरेटिक्स की। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ एक्ट करती होंगी, लूप ऑफ हेनले पे। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, राइट। ये इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है और ये इसकी असेंडिंग थिक लिम्ब है, राइट। तो यहाँ पे एक सिम्पोर्टर होता है जिसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम क्लोरीन सिम्पोर्टर। तो ये जाके इस सिम्पोर्टर को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सोडियम और पोटेशियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो सोडियम को जो वाटर फॉलो करते करते आ रहा था उसका भी रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर और सॉल्ट का लॉस। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं पोर्सिमाइड, टोर्सिमाइड, बड़े विचित्र नाम हैं ऑब्वियसली, ठीक है। ब्यूमेटानाइड, ट्रिपामाइड, पायरेटानाइड। अब इसमें खास बात यह है कि ये जो फोर्सेमाइड है ये सबसे स्ट्रॉन्ग और क्विकली एक्ट करने वाली दवाई है। इसके साथ साथ इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है वेजोडाइलेशन की। तो इसको कहाँ यूज़ करा जा सकता है, ऑब्वियसली CHF में इसको यूज़ करा जा सकता है। CHF में इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसमें हार्ट फेलियर के साथ साथ ईडीमा भी होता है, और उस ईडीमा को रिमूव करने के लिए हम फोर्सेमाइड यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ इसकी वेजोडाइलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो भी CHF में काफ़ी यूजफुल होती है। अब इनको हम एक और नाम से बोलते हैं कि हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, कि इनकी जो कैपेसिटी है वो सब डायूरेटिक्स के अमॉन्ग सबसे मोस्ट पोटेंट कैपेसिटी है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इन्हीं की होती है। तो जब भी कोई बोले कि हाई सीलिंग डायूरेटिक्स तो उनका मतलब होता है लूप डायूरेटिक्स से। थेरेप्यूटिक यूजेज जैसा कि मैंने बताया था, CHF, पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट। ऑब्वियसली जैसा कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या कराएगा, पोटेशियम का लॉस कराएगा तो क्या होगा, हाइपोकेलेमिया। सोडियम का लॉस कराएगा तो क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया। कैल्शियम का लॉस कराएगा तो क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। और एक और साइड इफेक्ट होता है इसका, एल्केलोसिस। अदर साइड में ये कराता है हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर यूरिसीमिया और डिसलिपिडीमिया। तो ध्यान क्या रखना है कि जितने भी मिनरल्स होते हैं उन सब का लॉस कराता है। अदर साइड में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ये सिक्रेशन इनहिबिट करता है, राइट। तो उससे क्या हो गया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर यूरिसीमिया और डिसलिपिडीमिया, राइट। इसके बाद में इसके आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। सबसे पहले जो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस। क्यों, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया करा रहा है और डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में तो ऑलरेडी ग्लूकोज भर भर के पड़ा है। दूसरा जो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो होता है गाउट। क्यों, क्योंकि ये हाइपर यूरिसीमिया भी करा रहा है, और गाउट में ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है और जाके जॉइंट्स में अक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से गाउट होता है। तो ये इसके दो कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। तो अगले वाला जो डायूरेटिक्स है वो है थायाजाइड्स। थायाजाइड्स, थायाजाइड्स कहाँ काम करते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल में एक रिसेप्टर होता है, एक सिम्पोर्टर होता है, एक चैनल होता है जो होता है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। ये इसको इनहिबिट करता है, राइट। जब इसको इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, ये जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है ये डिक्रीज हो जाएगा। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो भी कम हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं
सबसे पहला है क्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड। दूसरा है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। तीसरा है मेथिक्लोथायाजाइड, मेथिक्लोथायाजाइड। चौथा है क्लोरथेलिडोन। इन ड्रग्स के बारे में ध्यान क्या रखना है कि ये ड्रग्स प्राइमरीली यूज होती है हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन की जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है वो होती है थायाजाइड्स। दूसरी कि ये जो है माइल्ड टू मॉडरेट इडीमा को भी कवर करने में काम आती है। जहाँ पे इडीमा सीवियर ना हो या माइल्ड टू मॉडरेट इडीमा हो तो वहाँ पे ये ड्रग्स यूज होती है, क्योंकि जो लूप डायूरेटिक्स है वो सीवियर इडीमा में काम आती है, लेकिन ये जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट इडीमा में काम आती है। तीसरा इसका यूज होता है डायबिटीज इंसिपिडस में। ये क्या करता है, डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन आउटपुट को डिक्रीज कर देता है। हाँ बिल्कुल, सुन के थोड़ा पैराडॉक्स लग रहा है कि ये जब वाटर और सॉल्ट को रिटेन कर रहा है, ठीक है, मतलब रिटेंशन को रोक रहा है, तो यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस में उल्टा क्यों कर रहा है। तो लेकिन इसके पीछे कुछ थियरीज है जो हमारे आउट ऑफ स्कोप हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके 3 यूज हो गए, हाइपरटेंशन, माइल्ड टू मॉडरेट इडीमा और डायबिटीज इंसिपिडस। अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स में वही होते हैं सारे के सारे जो लूप डायूरेटिक्स में होते हैं, एक्सेप्ट एक बात कि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं वो कैल्शियम का लॉस करवा रहे थे, राइट। और ये जो थायाजाइड है इसके अपोजिट ये कैल्शियम का सिक्रेशन इनिबिट कर रहा है, मतलब ये सिक्रेशन या जो कैल्शियम के लेवल्स है उनको इंक्रीज कर रहा है। तो हम इसे याद कर सकते हैं, लूप लूजेज कैल्शियम, ठीक है। तो जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं वो कैल्शियम को लूज करते हैं और जो थायराइड्स होते हैं वो कैल्शियम को रिटेन करते हैं। दूसरा जो एडवर्स इफेक्ट है और काफ़ी सीरियस एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है इसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तीसरा और लास्ट जो होता है वो होता है डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। डिजिटलिस टॉक्सिसिटी क्यों होती है, क्योंकि इसने हाइपोकेलिमिया करा दिया, और जब जब हाइपोकेलिमिया होता है तब तब डिजिटलिस टॉक्सिसिटी होती है, चाहे वो कोई सी भी दवाई की वजह से हाइपोकेलिमिया हो तो उसकी वजह से डिजिटलिस टॉक्सिसिटी होती है। एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें एनसेड्स के साथ इस ड्रग का यूज़ नहीं करना होता है। एनसेड्स के साथ हमें थायराइड्स का ड्रग यूज नहीं करना होता है। क्यों, क्योंकि ये एनसेड जो होती हैं वो थायराइड्स के फंक्शन को इंक्रीज कर सकती है, तो उससे जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो लूप डायूरेटिक्स होती है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाती, और जो ल्यूमेन है या जो नेफ्रॉन है उसके रेजिस्टेंस हो जाता है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, लूप डायूरेटिक्स प्लस थायराइड्स दे सकते हैं। कहाँ, जहाँ पे पर्सन है, जो पेशेंट है वो लूप डायूरेटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ले, राइट। अगला जो डायूरेटिक्स है वो है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, इसका एग्जांपल है स्पाइरोनोलेक्टोन। स्पाइरोनोलेक्टोन ये क्या करता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट में एक एंटीपोड चैनल होता है जो होता है पोटेशियम और सोडियम का, ये क्या करता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करके पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, और ये स्टिमुलेट होता है एल्डोस्टेरोन से। इसको एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है। तो ये जो स्पाइरोनोलेक्टोन है ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। ये क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करता है। इसके यूजेस कहाँ क्या यूज़ हो सकते हैं, जैसे देख के पता चल रहा है कि ये क्या क्या कराएगा, ये जो हाइपरकेलिमिया कराएगा। तो जहाँ जहाँ हमें पोटेशियम को बढ़ाने की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ ये यूज़ होता है। तो कहाँ यूज़ होता है, पहला यूज़ होता है डिजिटलिस टॉक्सिसिटी, जैसा कि मैंने भी 5 मिनट पहले बताया था कि डिजिटलिस टॉक्सिसिटी कहाँ होती है, जहाँ पे पोटेशियम के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो पोटेशियम के लेवल अगर हमने बढ़ा दिए तो डिजिटलिस टॉक्सिसिटी रिवर्स हो सकती है। तो इसका जो पहला यूज़ हो गया वो हो गया डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। दूसरा, इसको हम थायराइड्स के साथ देते हैं। थायराइड्स के साथ देते हैं क्यों, क्योंकि थायराइड्स की वजह से जो हाइपोकेलेमिया होता है उसको ये मेंटेन कर लेता है, राइट। तो ये कुछ डायूरेटिक्स थे जो एग्जाम में कॉमनली पूछ जाते हैं, राइट।